नमस्कार, एग्जाम है पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले, यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें, यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं, आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन, तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है, आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जाकर के एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं, जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। तो अब इसमें क्या करना है, देखिए लूप पद को ज्ञात करना है। देखते हैं क्या कुछ इसमें चल रहा है। 5 है, 7 है, 2 है, 4 है, 18 है। इसी तरह से 9 है, 8 है, 5 है, 3 है, 7 है, 6 है, 9 है, 8 है। बीच में क्या भराएगा आपको बताना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको, तो आप देखिएगा 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18 और इसी को लिख रहा है अंदर। किस शर्त पे जोड़िए, ठीक है। अब देखिएगा 8 5 13, 13 3 16, 16 9 25 और यह है इसके अंदर। 8 7 15, 15 6 21 और 21 और 9 30 और इसके अंदर। तो इसका राइट आंसर कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। इसी तरह से पारखी नजर जब रखिएगा ना तो 100 प्रश्न रीजनिंग का बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिएगा अगला प्रश्न है आपका। यहाँ पर दिए गए प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 6 4 3 1 2 5 7 6 क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा लुप्त पद। चलिए देखिए अगला देखिएगा यहाँ पर, तो इस तरह से इसका किया हुआ है। हाँ देखिएगा, तो 6 और 1 कितना होगा 7, 4 और 2 कितना हो रहा है 6, 3 और 5 कितना हो रहा है 8 होगा, 3 और 5 कितना होगा 8 होगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कभी ऊपर से संबंध होता है, कभी नीचे से संबंध होता है, कभी तिरछा संबंध होता है, कभी बीच से संबंध होता है, कुछ भी होता है। इसी संबंध को आपको ढूंढना है केवल, ठीक है, बहुत कम समय में इसी संबंध को ढूंढना है। चलिए अगला देखिएगा, दिए गए प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 7 है, 2 है 51 है, 8 है, 2 है 66 है, 5 है, 2 है 27 है, 6 है, 2 है। यहाँ क्या होगा आपको बतलाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका संबंध क्या कुछ होने जा रहा है। आप देखिएगा ये जो बन रहा है संबंध, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और ये 2 है ना 49 प्लस 2 कर लीजिए तो कितना बनेगा बीच में 51, जोड़ के लिख दिया ना। 8 का स्क्वायर कितना होगा बताइए 64 और इसमें प्लस 2 जोड़ लीजिएगा, प्लस 2 तो कितना हो गया 66 हो गया ना। 5 का स्क्वायर कितना होगा देखिए 25, इसमें 2 जोड़िएगा तो कितना होगा 27। अब बताइए 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और इसमें 2 जोड़िएगा तो कितना बनेगा 38। 38 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 38। ये लुप्त पद आपका भरा गया। नीचे नोट्स देखिए बनाया हुआ है, 7 का स्क्वायर प्लस 2 8 का स्क्वायर। तो नोट्स जरूर परचेज कीजिए, जरूर खरीदिए और जरूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर जो राशि आपसे ली जा रही है वो बहुत ही कम है, जो कि आपको जुलाई से यानी महीने की राशि से 50 रुपये पड़ रही है। इतने भी आप खर्च करके नहीं पढ़ सकते हैं, तो फिर तो देखिए लाइफ थोड़ा सा कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ता है। तो आप लोग ले करके फटाफट पढ़ लीजिए और सब विषय का दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही विषय का है, सभी विषय का आपको मिल रहा है। दिए गए प्रश्न में लुप्त पद बतावें। 7 है, 2 है 14 है, 3 है 4 है 12 है, 8 है 3 है, क्या होगा बताना है। क्या संबंध बन रहा है देखिएगा, 7 दूनी 14, 3 चौके 12, 8 तिरिकी 24, 24 है सी आंसर, राइट आंसर सी। ओके, चलिए अगला देखिएगा आप।
लुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। देखिए कभी कभी पद के साथ साथ अक्षर भी देने लगता है। क्या करने लगता है? अक्षर भी देने लगता है, तो आपको अक्षर भी कभी कभी देख लेना है। ठीक है, देखिए ए है, सी है, ई है, के है, आई है, जी है, एम है, ओ है, यहाँ क्या भराएगा आपको बताना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। ए के बाद ए को छोड़िएगा बी, तो क्या होगा सी, सी के बाद एक छोड़िए तो डी, डी छूटेगा तो ई हो गया, एक छोड़ गया, ई के बाद एफ छोड़ दीजिए जी, जी के बाद एच छोड़िए आई, आई के बाद एच छोड़िए तो जे के बाद के के बाद एक छोड़िए तो एल छूट जाएगा, एम, एम के बाद एक छोड़ दीजिए यानी एन छूटा तो ओ के बाद एक छोड़िए तो पी छूटेगा, आएगा आंसर क्यू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। तो संबंध इसी तरह से ढूंढते रहना है। देखिए निम्नांकित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, 12 है, 20 है, 28 है, 21 है, 19 है, यहाँ देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, 31 है, 21 है, 11 है, क्या होगा इसमें? राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए कुछ ना कुछ सिस्टम के अनुसार आपका काम कर रहा होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, नजर को पारखी रखिएगा रीजनिंग में। ठीक है, आप एक चीज देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 12 और 28 को आप जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए? 28 10 38 2 40 होगा ना, 40 में 2 से भाग दीजिए तो कितना होगा बताइए? 20 होगा ना। ये शर्त को पूरा कर रहा है। एक जो खाली जगह उसको अभी छोड़ दीजिए, जो खाली जगह नहीं है पूरा भरा हुआ है उसको देखिए कि नियम पर सेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखिए तो 31 और 11 को जोड़िएगा तब कितना होगा बताइए? 31 10 41 42, अब 42 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? 21 होगा ना कि नहीं होगा? तो ये क्या कर रहा है? दोनों को जोड़ के 2 से हमको भाग देना है, तब बीच वाला आ रहा है। तो अब बताइए 21 है और यहां पर क्या जोड़े कि आपको 19 बीच में आएगा। ठीक है, तो अब देखिए तो 21 और 17 कितना होगा बताइए? 21 और 17 कितना होगा आपको? 21 और 17 आपको होगा 38। कितना होगा? 21 और 17 आपका होगा 38 होगा ना। तो 38 में 2 से दीजिएगा तो 19 आएगा कि ना आएगा? देखिए इसको नीचे हम बना भी दिए हैं, देखिए यहाँ पर 12 + 28 बट्टे 2 तो कितना हो गया? 40 बट्टे 2 तो 20 आया। दूसरा पंक्ति में 21 प्लस जो खाली जगह है बट्टे 2 बराबर 19, इसको तिरछा तिरछी गुना कर लीजिएगा। देखिए तिरछा तिरछी गुना, तो 21 प्लस वाट 19 दूनी कितना हो गया? 38। तो 21 प्लस वाट बराबर 38। अब इतना बराबर कितना होगा? तो 21 इधर ले जाएगा तो 38 - 21 बराबर 17। देखिए इतना समय आपके पास नहीं है, ये हमने शुरू बार बताया है, इसलिए ऐसा आपको वही करना है और जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, तो अगर बनाना है तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। ये शुरुआती है, लेकिन जब प्रैक्टिस में चलेंगे तो आपको जल्दी जल्दी यहाँ पर करके देखना होगा। ठीक है, चलिए अगला भी प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 7 10 13 है, 5 15 10 है, 8 10 वाट है। चलिए संबंध देखिएगा, 7 और 13 कितना हो गया बताइए? 20, 20 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 10। 5 और 15 कितना हो गया? 20, 20 में 2 से भाग दीजिएगा कितना आएगा? 10। अब बताइए 8 और यहाँ कितना लेंगे कि जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो 10 आएगा। तो सबको पता है, आप सब शिक्षकगण जानते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन में देखिए ना, 8 और 12 20, 20 में 2 से भाग दीजिएगा तो 10। ऑप्शन देके ज्यादा काम कीजिए, समझ गए? ऑप्शन ही देखिएगा। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर ये बनाया हुआ है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो नोट्स परचेज किए हैं वो सभी देखिए यहाँ पर बना दिया गया है। 7 + 13 बट्टे 2 20 बट्टे 2 10 आया, 5 + 15 20 बट्टे 2 10 आया। उसी तरह से 8 + वाट बट्टे 2 बराबर 10 आना चाहिए था, तिरछा तिरछे गुना कर दिए। 8 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 20, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 20 - 8 तब 12 हो गया ना। यही राइट आंसर हो गया। देखिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? आपको बताना, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर कैसे कैसे किया हुआ, दिमाग लगाइएगा। ठीक है, देखिए 7 3 4 है। ठीक है, 7 3 4 या 4 3 7 कह लीजिए। ठीक है, जिधर से भी आप चलेगा तो 4 तिया के 12। ठीक है, अब 12 के 84, और ये 84 कहाँ लिखल है? अंदर लिखल है ना। अब देखिएगा 5 तिहाई के 15, 15 दुए के 30, 30 कहाँ गया? अंदर आ गया ना। तो अब यहाँ पर आप काम कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा? देखिए 9 दूनी के 18, 9 दूनी 18 और 18 सतह कीजिएगा तो कितना होगा? 26 से 126 होता है ना। तो यहाँ पर 126 आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। 18 × 7 कर लीजिएगा, 8 सतह 56, 1 7 7 5 12 126, यही इसका राइट आंसर होगा। बस नजर को पारखी रखना। देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है 3 × 4 × 7 84, 5 × 3 × 2 30, 7 × 9 × 2 126, तो 126 बनाएगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर जरूर भर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, अब बताते चलिएगा आप लोग कि क्या सही हो रहा है। ठीक है, देखिए नीचे दी गई आकृति में लुप्त पद ज्ञात करें।
2 5 10, 3 6 18, 7 3 21, 6 7 क्या होगा, भरना है। ठीक है, तो देखिए क्या इस पे नियम काम कर रहा है, एकदम ध्यान से देखिएगा। 2 5 10, 3 6 18, 17 21, तो 6 7 का होगा 42, 6 7 का होगा 42, यानी राइट आंसर अगर का होगा सी होगा। ऐसे ही रहता है, देखिए ऐसे एकदम रहेगा। और आप लोग को फटाफट बनाना है। और इसके पहले का अगर 13 एक्सरसाइज आप नहीं चैप्टर देखे हैं तो आज ही वीडियो देखते के साथ हमारे साथ जुड़िएगा और परचेज कर लीजिएगा। और यहाँ पर लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आप जुड़ जाइए। आपको अभी 3 4 क्लास एक दिन में चलेगा और सब नोट्स पीडीएफ इस तरह से प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा आपको, प्रैक्टिस कि आप यहाँ से पास होइएगा एकदम। अब देखिएगा नीचे दी गई आकृति में लूप पद ज्ञात कीजिए। 3 2 2 2 24, 5 2 2 40, 7 2 2 क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा 3 दूनी 6, 6 है ना, अब 6 दूनी 12, अब 12 दूनी कितना होगा 24, तो यहाँ पर हमने 24 लिखा। ठीक है, अगला देखिएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, देखिए यहाँ पर 40 लिखे। यहाँ पर जो पढ़ने के बाद आ रहा है उसको 2 से गुना करने पर उसको रियल रूप में लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो देखिएगा 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, अब 28 दूनी कितना होगा 56, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 56 होगा। और 56 किस में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एकदम पास की अवस्था को शैशव अवस्था कहा जाता है। देखिए यह सीडीपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना आप सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ आया है देख लीजिए। ये जेटेट का प्रश्न यूपी टेट में 3 बार और एमपी टेट में 2 बार और बंगाल टेट में 1 बार आया हुआ। समझिए कि ये जो अवस्था का प्रश्न है इससे कितने प्रश्न आते हैं आपकी कोई गारंटी नहीं है। अब हम आपको बता देते हैं कि ये जो अवस्था वाला है प्रश्न, इसका नोट्स आपको दे दिया गया है। ठीक है, इसका नोट्स आपको दे दिया गया है जिसमें अवस्था से संबंधित सारे प्रश्नों को हल किया गया है जो अब तक सारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप लोग नोट्स जो है जरूर परचेज कर लीजिएगा, नहीं तो नंबर कम हो सकता है, आप लोगों का पास होने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए आप नोट्स लेकर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर होता है पहला शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो जन्म से लेकर के यहाँ पर जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था को, जन्म से लेकर के 5 वर्ष यानी 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था को जो है हम लोग शैशवावस्था के अंतर्गत डालते हैं। तो कहीं कहीं देखिए किसी किसी बोर्ड में पूछा है कि 2 से 5 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं, कहीं पूछा 1 से 5 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं। तो ये 5 जो आप लोग देख रहे हैं ना, यही 5 वो कभी 0 से हो जाता है, कभी 1 से होता है, कभी 2 से, आपको कॉमन टेस्ट करता है। तो ये सभी शैशव अवस्था में ही जाएगा, चाहे 1 से 5 हो, चाहे 2 से 5 हो, चाहे 3 से 5 हो, चाहे 4 से 5 हो, और यहाँ जन्म से हो, 0 से हो, तो भी वो शैशव अवस्था में जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा देखिए ए 1 से 5। नोट्स वाले के लिए देखिए बना हुआ रहता है, नोट्स बन के तैयार रहता है, आप लोग सभी ले लीजिएगा। बालक के कितने वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो शैशवावस्था हो गया उसको तो हम लोगों ने लिया क्या चीज 0 से 5 वर्ष तक। अब यहाँ पर आ गया शैशवावस्था के बाद देखिए होता है बाल्यावस्था। क्या होता है बाल्यावस्था, जिसको हम लोग 6 से लेते हैं, क्या लेते हैं, तो 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को, 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, तो 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं देखिए यह 5 से 12 भी देता है, कहीं कहीं यह जो है 6 से 12 भी देता है। तो आपका देखिएगा ऑप्शन क्या देता है, तो यहाँ ऑप्शन है 5 से 12, तो इसका राइट आंसर देखिए 5 से 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। कोई बच्चा जो है आप देखते होंगे विभिन्न क्षेत्रों से अगर 10 बच्चे जुटते हैं तो किसी बच्चा को आप कहते हैं बहुत अच्छा है, किसी बच्चा को कहते हैं बहुत नटखट है, किसी बच्चा को कहते हैं बहुत खराब है। ये आखिर कारण क्या है, बच्चा तो सभी के 2 हाथ 2 पाँव है, सभी का दिमाग है, सभी का है, ये कारण क्या है, तो ये विकास को प्रभावित करता है। कौन करता है, कहाँ से करता है, तो बच्चों के विकास को प्रभावित कौन करता है, वंशानुक्रम, वातावरण, जन्मक्रम या सभी। तो देखिए बच्चों का विकास का प्रभाव सभी से पड़ता है, वंशानुक्रम भी है कि आप किस वंश से हैं, वातावरण इसका जो है प्रभाव भी पड़ता है कि आप किस तरह के वातावरण परिवेश में रह रहे हैं, और जन्मक्रम, यानी सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला होगा, बच्चा में कुछ कर गुजरने वाली अवस्था होती है। देखिए बच्चा में जो होता है एक ऐसा भी स्टेज आ जाता है जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, सभी अवस्थाओं में एक ऐसी भी अवस्था है जिस समय बच्चा कुछ कर गुजरना चाहता है। देखिए यही वह समय है
जब बच्चा को कुछ कर गुजरना चाहता है, यानी बच्चा यदि अच्छा चीज़ में उसका ध्यान चला गया, तो जैसे किसी का होता है कि हमें नौकरी लेनी है, नौकरी की ओर ध्यान चल गया तो नौकरी लेकर के ही मानेगा। किसी का ध्यान जो है प्यार मोहब्बत की ओर चल गया तो प्यार मोहब्बत में ही फांसी का फंदा लगा लेता है। किसी को यदि दारू का चस्का लग जाता है तो दारू में ही डूब जाता है। तो ये वो कौन सी अवस्था है जिसमें आदमी कुछ कर गुजरना चाहता है, ठीक है। तो ये वही अवस्था है कि जो आप चाहते हैं वो करने के लिए वो ललायत रहता है। वह है आपका देखिए किशोरावस्था। कौन सा अवस्था है? किशोरावस्था में बच्चा को कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है और वह जो सोचेगा उस टाइप का वह काम कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो है इतनी कैपेसिटी उस अवस्था में होती है। बालक जो है अपनी माँ को पहचानने लगता है कितने माह में? 9 माह में, 3 माह में, 6 माह में या 12 माह में। तो देखिए बालक जो है अपनी माँ को पहचानना जो है यहाँ पर 3 माह से ही प्रारंभ कर देता है। उनकी संवेदना को पहचानने लगता है, जिसके कारण अगर माँ से कोई बच्चा को छीनता है तो बच्चा देखते हैं कि रोने लगता है। यानी वो माँ को पहचान रहा होता है, अपनी संवेदना से वो समझ रहा होता है कि ये हमारी माँ है, ये हमारी माँ नहीं है। बालक जमीन पर से आसान से पसंद की वस्तु को उठा लेता है। उसकी आयु क्या होगी? बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु को आसानी से उठा लेता है तो उसकी आयु क्या होगी? 2 से 3 माह की होगी, 4 से 5 माह, 6 से 7 माह या 8 से 9 माह। तो देखिए यहाँ पर माना जाता है कि उस समय बच्चा का आयु जो होगा 8 से 9 माह का हो जाता है बच्चा, तो वह पहचानने लगता है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम। देखिए ये भी प्रश्न जो है आपका अभी तक 10 बार से ज़्यादा बार आपके जो है एग्जाम में पूछ दिया गया है, शिशु के मस्तिष्क का भार, ठीक है। तो शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? देखिए यहाँ पर आपको नोट्स बनाया गया है, 350 ग्राम होता है और यह लगभग 8 पाउंड के होता है। और एक वयस्क मस्तिष्क का भार जो होता है वो आपका 1350 ग्राम होता है, ठीक है। शुरू में जब बच्चा होता है तो उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम होता है, ठीक है। और यह 8 पाउंड के करीब होता है। एक वयस्क जो होता है उसका जो होता है 1350 ग्राम। तो ज़्यादा करके देखिए बालक के जन्म का समय पूछा गया है। ये भी जेटेट का प्रश्न है, यूपी टेट और एमपी टेट सब में पूछा गया है। तो सभी प्रश्नों का कलेक्शन हम केवल लेकर के आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स दे रहे हैं, जिससे कि आप यहाँ पर सीडीपी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकिएगा, ठीक है। तो नोट्स जरूर परचेज कर लेना है आप सभी को। एक बच्चा एम को डब्ल्यू पढ़ रहा है, यह किस प्रकार के विकार से प्रभावित है? तो बच्चा क्या कर रहा है? पढ़ने में अक्षमता व्यक्त कर रहा है, पढ़ने में अक्षमता, ठीक है। तो देखिए पढ़ने में अक्षमता के लिए आपको अधिगम विकार का एक नोट्स दिया गया है इस चैनल के माध्यम से, अधिगम विकार। अगर उस नोट्स को यदि आप देख लीजिएगा ना तो सीडीपी में अधिगम विकार से कौन प्रश्न आएगा तो आपको समझिए कि यहाँ पर आपको सब बन जाएगा, ठीक है। आपको क्या होगा? सब अधिगम विकार से प्रश्न बन जाएगा। बहुत डीपली उस नोट्स में बताया गया है। तो आप सभी जो जुड़ते हैं हमारे पास उनको नोट्स दे दिया गया, लेकिन जो नए होंगे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो आप सभी भी नोट्स लेकर के पढ़ लीजिए, ठीक है, और उसको परचेज कर लेना है जिससे कि आपको अच्छा आ सके। तो देखिए हम बताए थे कि लक्ष्य है, यहाँ लक्ष्य है ना, लक्ष्य, तो लक्ष्य साबुन याद रखता है ना, लक्ष्य याद रखिएगा, लक्ष्य साबुन। लक्ष्य को एक बच्चा जो है लुक्स पढ़ रहा था, तो ये क्या है? पढ़ने की कठिनाई है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। तो लक्ष्य को लुक्स पढ़े, एम को डब्ल्यू पढ़े, पी को क्यू पढ़े, बी को डी पढ़े, इस तरह से उल्टा वाला चीज़ को वो अगर गलती कर रहा है तो पढ़ने की कठिनाई है। पढ़ने की कठिनाई जो होता है एलेक्सिया होता है, लक्ष्य माने लक्सिया, ठीक है। तो लैक्सिया वाला देखिए जितना आएगा वो सब पढ़ने की कठिनाई वाला है, यानी पढ़ने की कठिनाई वाला को लैक्सिया कहिएगा। कोई भी लक्सिया रहेगा उसको पढ़ने की कठिनाई में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो लक्ष्य से याद रखिएगा, किससे? लक्ष्य से। और उस नोट्स को ले लीजिएगा। एक बच्चा 2 + 2 = 5 कह रहा है और 2 × 8 = 15 कह रहा है, यह किस प्रकार के विकार से संबंधित है? ठीक है, देखिए 2 × 2 = 5 और 2 × 8 = 15, ये किसका काम हो रहा है? कैलकुलेशन। किसका काम हो रहा है? कैलकुलेशन, ठीक है। तो कैलकुलेशन को याद रखिए, कैलकुलेशन वाला जो आएगा तो कैलकुलेशन, तो ओकरे याद रखिएगा कैलकुलिया। क्या कहिएगा? कैलकुलिया। कैलकुलेशन को कैलकुलिया कहिएगा। तो अब देखिए ये गणित वाला जितना प्रश्न आएगा तो कैलकुलेशन करते हैं, गणित में क्या करते हैं बताइए? कैलकुलेशन करते हैं ना। और कैलकुलेशन को आप याद रखिएगा कि कैलकुलिया कहना है। क्या कहना है? कैलकुलिया। तो गणित वाला आएगा तो सब कैलकुलिया वाला, यानी डिसकैलकुलिया होगा। क्या होगा? कैलकुलिया जिसमें लगल रहेगा वो गणित वाला होगा, क्योंकि गणित में हम लोग करते हैं कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन से बना है कैलकुलिया, ठीक है। कैलकुलेशन से कैलकुलिया बना है, इसलिए कैलकुलिया वाला गणित संबंधी प्रश्न का विकार होता है, ठीक है। 501 बार प्रश्न आ गया है अभी तक, सी टेट और इधर हर राज्य का टेट ले बता दे रहा है, ठीक है।
एक बच्चा गणित से संबंधित प्रश्नों को त्रुटि कर रहा है या किस विकार से संबंधित है। तो गणित वाला भी बताएं कि जोड़ घटा गुना भाग करेगा, तो गणित कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ है और उसका विकार को याद रखिएगा कैलकुलिया। कैलकुलेशन और कैलकुलिया दोनों सेम है, तो कैलकुलिया वाला जितना होगा वो गणित विकार है, तो डिसकैलकुलिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसके द्वारा दिया गया था? टर्मेन के द्वारा। देखिए, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है वह किस प्रकार का बच्चा है? प्रतिभाशाली है, प्रखर बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है। आपको बता देते हैं, ये प्रश्न 5001 बार आपको आ गया है ना, 5001 बार। अभी तक सीटेट में 100 बार आ गया है, बता दे रहे हैं। सीटेट में 100 बार आ गया है और अदर राज्य में देखिएगा तो हर एग्जाम में बार बार पूछ रहा है। तो हम खाली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आते हैं, समझ गए, और आपको प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, जिससे यहीं से सारा प्रश्न आपको भिड़ जाएगा। इसका प्रैक्टिस सेट नोट्स पीडीएफ भी आपको दे दे रहे हैं। आपको ज़्यादा किताब लेने की आवश्यकता नहीं है, हम सभी राज्यों का किताब से यहाँ पर नोट्स बना बना करके आपको दे दे रहे हैं, जिससे कि आपको भिड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए वह किस प्रकार, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है वह कैसा है बताइए? तो प्रतिभाशाली है। वो कैसा है? आपका प्रतिभाशाली बालक है। अगला देखिएगा, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक है वह किस प्रकार का बच्चा है? प्रतिभाशाली है, प्रखर है, तीव्र बुद्धि है या सामान्य बुद्धि? 120 से अधिक है, अगर 120 रहता तो सामान्य हो जाता, लेकिन 120 से अधिक है तो वो प्रखर बुद्धि का है। किस बुद्धि का है? प्रखर बुद्धि का है। ये भी प्रश्न अभी तक 1001 बार आ गया है। देखिए, 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 7 वर्ष का है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है बताइए? 10 वर्ष के बच्चा है जी, और मानसिक आयु 7 वर्ष के है ना। तो 10 वर्ष का बच्चा है, मानसिक आयु 7 वर्ष का है। ठीक है, मानसिक आयु 7 वर्ष का है, तो बच्चा का वास्तविक आयु कितना है? 10 वर्ष, और मानसिक आयु कितना है? 7 वर्ष, यही ना है। तो सूत्र क्या होता है? बुद्धि लब्धि बराबर होता है वास्तविक आयु। बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? वास्तविक आयु बट्टे कितना हो जाएगा? मानसिक आयु, और इंटू कितना होता है? 100। ठीक है, तो मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु देखिए इसका कितना था? मानसिक आयु 7 वर्ष का है। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु 7 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष, और इंटू कितना हो गया? 100। तो 10 दहियम कितना हो गया? 100 हो गया, यानी 7 दहियम के 70 है बुद्धि लब्धि। तो बच्चा कैसा होगा जी? जड़ होगा, जड़ बुद्धि का, एकदम मूर्ख होगा। कैसा होगा? जड़ बुद्धि के होगा, मूर्ख बच्चा है। कभी कभी आप लोग कहते हैं कि मूर्ख बच्चा है, कार्य कहते हैं कि ना। 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो वह किस प्रकार का बच्चा है? आपको बना करके बताना है कमेंट करके कि अगर बुद्धि लब्धि कितना होगा, आप निकाल करके हमको बताइएगा। जो वीडियो देखते हैं ना, कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो हमसे जुड़े हुए हैं पर्सनली व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा आंसर कितना होगा। ठीक है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य की पूर्ति करता है? एकदम सही बात है, जो शिक्षक हैं अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य की पूर्ति करता है? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान? ठीक है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो कौन सा क्षेत्र आप जानिएगा कि बच्चा को सीख पाइएगा? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो एक शिक्षक है तो आपको किसका ज्ञान होना चाहिए? ठीक है, और उसका ज्ञान होगा तब आपको किसको फायदा मिलेगा? शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगा, और शिक्षा के क्षेत्र में फायदा मिलेगा तो क्या करेंगे? बच्चों के उद्देश्य की हम लोग आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो वो क्षेत्र देखिए आपका यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान है। क्या है आपका? शिक्षा मनोविज्ञान है। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? परामर्श का मतलब क्या है? आप देते हैं, सभी को परामर्श लोग देते हैं। बच्चों को समझाना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना, बच्चों के कमियों कारण बच्चों का समायोजन में भाग लेना, वो प्रयोग समिति। तो परामर्श का उद्देश्य जो होता है वो यहाँ पर बच्चों को समझना भी होता है, बच्चों की कमियों का कारण पता करना भी होता है, और बच्चों को समायोजन में सहायता करना भी होता है। अगर हम किसी को परामर्श देते हैं गार्जियन को, तो ये सारा चीज़ हमें बताना पड़ता है। बच्चा किस प्रकार से सीखता है? पुस्तक पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, या कई प्रकार से? तो देखिए, बच्चा जो होता है वो मनपहल होता है, मनचहल होता है ना, तो वो कई प्रकार से सीखता है। पुस्तक पढ़कर भी सीख सकता है, परिचर्चा में भाग लेकर भी सीख सकता है, प्रश्न पूछ कर भी सीख सकता है। तो एक बच्चा जो है वो कई प्रकार से सीखता है। ठीक है, अगला देखिएगा। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? जैसे आपसे कोई बच्चा प्रश्न पूछा, आप तत्काल उत्तर नहीं दे सकते हैं, तो क्या होना चाहिए? शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है कि अगर बच्चा पूछ रहा है उसको चुप करा दीजिए। शिक्षक द्वारा शिवानी को ध्यान बटा देना चाहिए। अगर शिक्षक को ऐसा लग रहा है कि उस समय हम नहीं जानते तो क्या करना चाहिए? ध्यान बटा देना चाहिए। शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ,
और अगला है शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है कि उसमें नहीं आ रहा है तो बाद में समझ करके शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का उत्तर जरूर देना चाहिए और प्रश्न को समझ करके। राइट आंसर डी होगा। एक बच्चा प्रायः कक्षा में प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ क्या है? अगर कोई बच्चा आपसे प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है? वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है, वह प्रतिभाशाली है। ठीक है, एक बच्चा प्रायः कक्षा में प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है, वह प्रतिभाशाली है। ठीक है, तो एक बच्चा प्रायः कक्षा में प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह अधिक जो है जिज्ञासु है। क्या है? वह अधिक जिज्ञासु है। जो बच्चा जिज्ञासु होगा वही जिज्ञासा को आपके बीच जाहिर करेगा, नहीं तो बच्चा क्या रहेगा? चुपचाप बैठल रहेगा। ठीक है, तो जिज्ञासु बच्चा है ना। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। कई बार? 1001 बार अब तक के प्रश्न में पूछा गया, बहुत ही एमबीबी है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा? तो उसका राइट आंसर है जीन पियाजे के द्वारा। और जो नोट्स परचेज किए हैं, इसका नोट्स पूरा दिया हुआ है, वो नोट्स को देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण या अंतःक्रिया। देखिए, कभी न समाप्त हो रहा है, इसका मतलब वो कहाँ होगा? निरंतर चलते रहेगा, निरंतर चलते रहेगा। अगर वो समाप्त हो गया तो सब समाप्त हो गया। तो ये निरंतरता का सिद्धांत हो गया। जो निरंतर चलते रहता है तो ओकरा हम लोग कहेंगे निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है,